नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही है। एक तो उन्होंने 13 मई को होने वाले उपचुनाव पर सवाल उठाया है। इसके साथ साथ बाकी बचे 3 चरणों के लिए इलेक्शन कमीशन ने टॉप आईपीएस अफसरों के जो तबादले किए हैं उससे भी उनको दिक्कत हो रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी को हर चीज पर ऐतराज क्यों है? देखिए, ममता बनर्जी के जाने का वक्त आ गया है जी। और ये जो दिया जो बुझने वाला होता है वो आखिरी दौर में बहुत ज़्यादा उसके लौ जो है वो फड़फड़ाते हैं। तो ममता बनर्जी का यही हाल है जी। हर चीज़ में प्रॉब्लम है ममता को, हर चीज़ में उनको प्रॉब्लम है। ऐसे तो ये डेमोक्रेसी बचाने वाला गैंग जो है वो तो दिल्ली में आजकल भजन कर रहा है। जिताने के लिए गए थे ये लोग बंगाल के अंदर घूम घूम के, भाई बीजेपी पसंद है, क्यों पसंद है, कर रहे थे ना लोग, वहाँ जाके कैंपेन कर रहे थे। मीडिया वहाँ पे जाकर के कैंपेनिंग में लगे हुए, ममता बनर्जी को फिर से जिताना है, डेमोक्रेसी को बचाना है। बम, पिस्तौल, बारूद, धुआं उड़ा के रख दिया है इस लेडी ने। जी। मैंने आप देखिए किस भारत के राजनीतिक आसमान में ममता बनर्जी एक चमकता हुआ सितारा था, जिसने 35 साल के डार्क एज, जो वामपंथियों का जो बंगाल के अंदर इतिहास में नाम दर्ज, वो उस तरह की पर्सनालिटी थी, सब कूड़ा कर दिया। जिस तरह की भाषा, जिस तरह की विचारधारा, जिस तरह का एक्शन, जिस तरह का बर्ताव, जिस तरीके से स्टेट मिशनरी का जो मिसयूज है, वो ऐसा आज तक किसी ने देखा नहीं। और डॉक्टर साहब, 13 मई को जो री इलेक्शन होना है उससे ममता बनर्जी को क्या परेशानी है? अब देखिए, आपने ऐसा सवाल कर दिया। अब देखिए, सवाल तो इनको उठाना है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और ये 2 जगह जहां पे चुनाव होने वाले हैं ये मुस्लिम बहुल इलाके में चुनाव है। और सारी कांग्रेस पार्टी ने भी ये तो ऐसे तो कहते भाई बीजेपी ने सारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया जी। और सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर सवाल उठाने वाले ये कांग्रेस पार्टी, ये वामपंथी, ये लेफ्ट ट्रिपल कबाल, ये तृणमूल कांग्रेस, ये विपक्ष के लोग होंगे। सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड, इलेक्शन कमीशन कोई फैसला लेगी, भाई कॉम्प्रोमाइज्ड। ये सारे जगह जो है इनको लगता है कि भाई सब कुछ बीजेपी ही करा रही है। अब मुद्दा क्या है कि मुस्लिम बहुल इलाका है दोनों, वहां पे इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई 13 तारीख को यहाँ पे फिर से पोलिंग हो जाएगी। ठीक, बाकी सब जगह क्या होगा? बाकी सब जगह होगा कि 2 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। वो डेट इसलिए आगे बढ़ाया गया है, 13 इसलिए रखा गया है, वो 10 दिन का टाइम होगा, जब सरकार बनेगी, शपथ का कार्यक्रम होगा, सब कुछ होगा, फिर उसके बाद उसमें पोलिंग की जाएगी। उसमें भी तो वक्त देना होगा। अब ममता बनर्जी को तो, चूंकि ये लोग इलेक्शन कमीशन को ये एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं। चुनाव के नतीजों के बाद इलेक्शन कमीशन ये कहेगी, ये ममता बनर्जी ये कहेगी कि इलेक्शन कमीशन की वजह से हम हार गए हैं, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही थी, तो उसके लिए आर्गुमेंट क्रिएट करना है। लेकिन आर्गुमेंट भी उसने क्या क्रिएट किया, अब मुझे पता नहीं। तो बड़े ज्ञानी लोग टेलीविजन मीडिया में काम करते हैं जी। और ममता बनर्जी की इस मूर्खतापूर्ण बातों के ऊपर कैसे भरोसा कर लेते हैं और सीधे चला भी देते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि भाई 13 तारीख को ईद है, और 13 तारीख को ईद है और इसलिए ईद के दिन जानबूझ करके रखा गया है कि ताकि मुसलमान वोट ना कर सके। अब पहला मसला यह है कि भाई ममता बनर्जी को किसने बता दिया 13 तारीख को ईद है? 13 तारीख को, ये तो मुस्लिम अपीजमेंट में तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, है ना। खुद को कहती कि बहुत बड़ी इस्लाम की ज्ञाता है जी। तो इनको किसने बता दिया भाई 13 तारीख को ईद होने वाली है? भाई ईद की कोई तारीख होती है? ईद तो तब होता है जब एक दिन पहले चांद नजर आता है, अगले दिन की ईद हो जाती है। कभी एक दिन आगे चला जाता है, कभी 2 दिन आगे चला जाता है, कभी, तो ये तो सिस्टम है। तो आपको किसने पहले बता दिया कि भाई ये ईद जो है 13 तारीख की होगी? मन में मौलवी मौलानाओं को मालूम नहीं, ममता बनर्जी को मालूम हो गया। तो एक ये कहना कि भाई ईद के दिन रखा गया है,
क्योंकि वो फ्लूइड होता है, कभी एक दिन आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है, 13 तारीख को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि भाई वो चांद दिखता है कि नहीं दिखता है। कोई कैलेंडर पे थोड़ी तय होता है कि ईद किस तारीख को पड़ेगी। इतना सा ज्ञान नहीं है और चले मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए ये लोग जो है दिन दहाड़े, मूर्खों वाली बात। तो ये सारे लोग टेलीविजन वाले, और ईद के दिन रख दिया गया, ईद के दिन रख दिया। भाई ईद तय होगा तब तो। अब मुस्लिम बहुल इलाका है तो ईद के नाम पे आपने क्या किया? आपने मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को जो है भड़काने की कोशिश की। भाई रमजान में तो चल ही रहा है भाई, ये पूरी पोलिंग तो हो ही रही है। आजकल रमजान चल रहा है, लोग दिन भर वो उससे पोलिंग में कोई फर्क आया क्या? 80% के आसपास चुनाव में वोटिंग हो रहे हैं। सवेरे से लोग भूखे होते हैं, ईद के दिन तो फिर भी भूखे नहीं रहेंगे। सवेरे सवेरे नमाज करेंगे, खाना पीना खाएंगे, फिर आराम से वोट देने के लिए आएंगे। मतलब अकल कहाँ इन लोगों का चला जाता है समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी क्रिटिसाइज करना है, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करना है, इलेक्शन कमीशन को बीजेपी का दलाल घोषित करना है, इस इंस्टीट्यूशन को रसातल में मिला देना है, अपने हार के लिए कोई बहाना ढूंढना है। तो इसके लिए ममता बनर्जी कुछ भी ऊल जलूल जिसको कह सकते हैं कुतर्क देश के सामने वो दे सकती है। और वैसे ही हमारे देश की मीडिया है, उनको सलाम करना चाहिए। कितने ज्ञानी लोग हैं कि जैसे ये दलाल किस्म के लोग होते हैं, जो लीडर जो कह दिया, जहां से एडवर्टीजमेंट मिल गया, सीधे सीधे उसकी बात को जो है आप रख देंगे बिना कोई काट छांट किए हुए। और दूसरा आदमी कोई बोलेगा तो वो माइक्रोस्कोप लगा देंगे उसमें। तो ये कहानी है। और डॉक्टर साहब, जब इलेक्शन कमीशन एक बार इनकार कर चुका है इस बात से कि जो बाकी बचे हुए चरण हैं वो एक साथ नहीं हो सकते, तो ममता बनर्जी छोटे बच्चे की तरह जिद पकड़कर क्यों बैठी? देखिए, ये जो ममता बनर्जी जो छटपटा रही है वो इसलिए छटपटा रही है कि वो इन कई प्रकार चाहती कि जो बाकी 3 जो बचे हुए वो एक साथ हो जाए ताकि इनकी गुंडागर्दी जो वो चल पड़े। उसका कैलकुलेशन बिल्कुल साफ है कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो तो 800 कंपनियां हैं। इस फेज में चुनाव होता है, वो 800 कंपनी वहां लग जाती है। 3 दिन 4 दिन का टाइम होता है, वो कंपनियां फिर दूसरी जगह चली जाती है। वहां उस फेज का चुनाव होता है, फिर उनको हटा दिया जाता है। और वो इस बात को जानती है तो वो 3 हिस्से में बट जाएगा पूरा सिक्योरिटी। तब इनके गुंडे जो है बमबाजी करेंगे, गोलियां चलाएंगे, लूटेंगे। तो ये लूट खसोट करने वाली, ये तो मैंने बताया ना, बड़ा अफसोस होता है ममता बनर्जी के। हम लोग तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। जितना बड़ा काम उन्होंने किया, एक जो पाप हिंदुस्तान के माथे पे एक कलंक जो लगा हुआ था, ये वामपंथी, ये कलंक है, ये कलंक है। ये देश के गद्दार देशद्रोही लोग हैं। ये चाइना के पैसे पे चाइना की दलाली करने वाली ये पार्टी है। उसको 35 साल के बाद आपने उखाड़ फेंका और उसके बाद एक अल्टरनेटिव क्रिएट करने के बजाय वही धंधा आपने चालू कर दिया जो वामपंथियों का था। वामपंथी क्या करते हैं? वामपंथी बस सारे इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ वो जो है, उनको हिंदुस्तान के संविधान में भरोसा नहीं है, उनको हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं है, वामपंथियों को हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है। ये बकवास करते हैं जब टेलीविजन पे आके चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। उनकी विचारधारा, कभी ऐसा होगा मैं प्रोग्राम बताऊंगा, मैं प्रोग्राम उसके ऊपर करूंगा बाकायदा। इनके जो कांग्रेस के अंदर जिस तरह के रेजोल्यूशंस पास किए गए हैं उसको सुन के आप भी दंग रह जाएंगे। उसको आपने हटाया, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात। वो ऐसा लग रहा है कि जिससे कोई होता है, कोई जानवर जिसको कितना भी आप नहला दें, छोड़ दीजिएगा तो फिर वो धूल में जाकर के वो अटपटाना चालू कर देता है। तो वो कहानी है। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से टॉप के अफसरों का जो तबादला किया है इलेक्शन कमीशन ने, तो उससे क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, ममता बनर्जी, मैंने बार बार कहा, ममता बनर्जी वो उनका सिस्टम यही है कि ब्यूरोक्रेसी के जरिए, पुलिस के जरिए। आप देखिए 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, बीजेपी कह रही है। अभी जो अनाउंसमेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद 25 लोगों की हत्या हुई है। 25 की संख्या कम नहीं है। पॉलिटिकल वायलेंस, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। बीजेपी का कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, वामपंथियों का कार्यकर्ता, ममता बनर्जी का कोई विरोधी होगा वो मारा जाएगा। बंगाल में कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। ममता बनर्जी ने
बंगाल की पुलिस को नपुंसक बना दिया है। वो पार्टी के काडर के इशारे पे वो उठती है, बैठती है, कहा जाता है कि भाई यहाँ पे बैठ जाओ तो पुलिस वाले बैठ जाते हैं। तो ये पूरा नेटवर्क जो है उनका उसी पे चल रहा था। भाई आइए, कोयला घोटाला क्या है भाई? 55 इलीगल माइंस से कोयला बांग्लादेश जा रहा है। वो गाड़ियां घूम रही हैं बंगाल के सड़कों पे, हाईवेज पे, स्टेट वेज पे, कोई रोक टोक नहीं। कैसे? वो पुलिस वाले करवाते हैं ना। सारा कुकर्म वहां पे होता है बंगाल के अंदर में, ये पुलिस के आंखों के नीचे सामने होता है। तो इलेक्शन कमीशन स्मार्ट है। इलेक्शन कमीशन के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो जानते हैं कि कौन सा अधिकारी किसके साथ है। वो सीआईडी की रिपोर्ट, आईबी की रिपोर्ट होती है कि कौन सा आईपीएस ऑफिसर दलाल है, कौन सा आईपीएस ऑफिसर ये है। तो उसको लेकर के बड़ी चिंता थी। नंदीग्राम में टाइट कर दिया गया। नंदीग्राम में देखिए, जब पोलिंग के दिन ममता बनर्जी का बॉडी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, तो उसको तबादला किया गया। अब इसको लेकर के भाई कि बिना, अच्छा भाई तो देखो मैं स्टेटमेंट, जो सबसे अक्लमंद जो टीएमसी का प्रवक्ता है डेरेक ओब्रायन, उसने कहा ईसी ट्रांसफर्स 4 ऑफिसर्स 48 आवर्स बिफोर द पोल एंड ऑलमोस्ट 45 डेज आफ्टर मॉडल को ये बता रहे हैं मोदी कोड ऑफ कंडक्ट हैज कम इनटू इफेक्ट। Anand Tripathi, same person who was in charge of Nandigram, now shifted to Birbhum. Was the state government consulted? Of course not. And why the state government must be consulted? Why? ये सवाल, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए आप जो है एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर सवाल खड़े करेंगे। नंदीग्राम में वायलेंस हो रहा था, लोगों की मौत हो रही थी, यही डेरेक ओब्रायन, ये जो किसको कहते हैं पैथोलॉजिकल लायर, वो ये कह रहा था कि हमारे पास तो स्टेट गवर्नमेंट के पास तो कोई शक्ति नहीं है। डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बंगाल की सरकार के पूरा अधिकार तो इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन के पास जाइए। वो जो बीजेपी के लीडर्स के ऊपर जो पथराव हो रहा था, मारपीट हो रही थी, तो उसमें तो ये कह रहा था। और अभी इलेक्शन कमीशन अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वो ऑफिसर्स को बदल रही है, आईपीएस ऑफिसर्स को। तो ये पूछ रहा है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट से पूछा, क्यों पूछेगा भाई? अगर पूछ के ही करना होगा तब तो तुम लोग तो अब तक पता नहीं क्या करवा दिए होते बंगाल के अंदर में। जब तुमको कंसल्ट करके ही करना होता तो बंगाल में तो अभी सारे लोग पंचायत इलेक्शन की तरह इन लोग को करवा दिए होते। तो इलेक्शन कमीशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अरे मैं बता रहा हूँ, ये तो पंचायत इलेक्शन में क्या हुआ था, पंचायत इलेक्शन अभी जो 2018 में जो हुआ था, उस दौरान 30% सीट वहां कोई अपोनेंट खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। वो निर्विवाद जीत गया। सिर्फ टीएमसी का उम्मीदवार खड़ा है और चुनाव हो गया। ये डेमोक्रेसी करवाने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को स्थापित करने वाले ये लोग हैं। वो वैसे ही दलाल किस्म के पत्रकार जो इन लोगों को बढ़ावा देते हैं, डर के मारे भाग गए। अच्छा, बहुत जगह पे 100 के आसपास वहां बीजेपी के लोग जीत गए। अब उनका क्या हाल हुआ ये पता है? चुनाव जीत गए लेकिन वो अपने घर नहीं जा पाए। उनको झारखंड में छुपा के रखा गया, बिहार में छुपा के रखा गया, कुछ लोगों को दिल्ली में छुपा करके रखा गया, उसके घरों को तोड़ दिया गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे कि टीएमसी के खिलाफ लड़के के चुनाव जीत जाने का। तो ये काम करते हैं और ये कह रहे हैं भाई पुलिस ऑफिसर्स को जो चेंज किया जा रहा है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, ये मोदी कोड ऑफ कंडक्ट है। माने ये पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। डेरेक ओब्रायन चुनाव लड़े अपने से तो जमानत भी जब्त ना हो, कटोरा लेकर के घूमेगा फिर भी 10 वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन ममता बनर्जी के कंधे पे बैठ करके ये इस तरह की उल जलूल बातें करता है। दिस इज वेरी शेमफुल। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो अगले महीने यानी कि मई में री इलेक्शन भी होगा और ईद भी आएगी, लेकिन इस बार ईद का चांद बंगाल की जनता के लिए चांदनी और ममता बनर्जी के लिए अंधेरा बिखेरेगा, क्योंकि आने वाली है 2 मई और ममता गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।